नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम बात करते हैं विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर। तो जैसा कि हम विद्यापति के पदावली और उनके अन्य पदों को पढ़ते हैं, तो उनके पदों को पढ़कर हम 3 भागों में उसे विभक्त कर सकते हैं। पहला जो होता है वो है श्रृंगारी, जिसमें संयोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार दोनों से संबंधित रचनाएं मिलती है। भक्ति रसात्मक पद भी हैं, विविध में कूट पद हैं और शिव सिंह से संबंधित कई सारे पद हैं। तो उनके काव्य की जो विशेषता है वह है, सबसे पहली विशेषता है कि उनका काव्य उस प्रगीत परंपरा का एक कड़ी जान पड़ता है जो जयदेव से शुरू होती है। तो मुक्तक काव्य और गीति काव्य की परंपरा हमारे यहाँ बहुत प्राचीन रही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में यह मिलती है। इसमें अनेक प्रख्यात रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना जयदेव का गीत गोविंद है। विद्यापति ने गीत गोविंद को अपने काव्य का भी आधार बनाया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन वे गीत गोविंद के अनुसार भी करते हैं। ऐसे गीत गोविंद ने हरि स्मरण को केंद्र में रखकर उसे गाया था, मगर विद्यापति ने इसे और भी कई धरातलों पर लेकर आते हैं। जैसे विद्यापति प्रगीत की परंपरा में देवी से संबंधित पद भी लिखते हैं, काली से संबंधित भी लिखते हैं, शिव से भी संबंधित लिखते हैं। तो यहाँ केवल राधा कृष्ण इनके काव्य का विषय वस्तु नहीं रहा है और अन्य भी देवी देवता या राजा के लिए भी वे लिखते हैं। एक चीज़ ये है ध्यान देने वाली बात की उन्होंने प्रगीत में केवल संस्कृत या किसी खास भाषा को आधार नहीं बनाया, बल्कि संस्कृत से अलग हटकर उन्होंने देशी भाषा मैथिली में भी पद रचना करने का साहसिक कार्य किया है। देशी भाषाओं के उदय काल में विद्यापति जैसे कुशल कवि ने उसकी सामर्थ्य, माधुर्यता और सौंदर्य के भाव को रसिकों के सामने रखा है। इसी से आगे चलकर सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों को भी काव्य रचना में प्रेरणा मिली है। विद्यापति ने साफ शब्दों में कहा था, खास करके देशी भाषाओं के माधुर्यता पर चर्चा करते हुए, कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अब हट्टा। दोष देखने वाले विपक्षियों को भी उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि बालचंद्र और मेरी भाषा को कोई दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि वह शिव के मस्तक पर चमकता है और मेरी भाषा नागर रसिक काव्य कला के पारखियों का मन हरण करती है। वे लिखते हैं, बालचंद्र विज्जावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोहई ई निश्चय नाहर मन मोहई। दूसरी जो काव्यगत विशेषता है विद्यापति की, वह प्रकृति वर्णन। मानवीय चेतना अपनी चारों ओर की प्रकृति के प्रति आरंभ से ही संवेदनशील रही है। प्रकृति का सौंदर्य और भयानक रूप दोनों मनुष्य के मन में अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। प्राकृतिक शोभा को देखकर वह खुश होता है। प्रकृति में पावस, हेमंत का रूप देखकर वह भयभीत और चकित भी होता रहा है। प्रकृति से संबंधित जो सुंदरता है उसका स्वच्छंद वर्णन कवि को उल्लसित करता है। प्रकृति का यह रूप आलंबन का होता है। प्रकृति को देखकर सुख या दुख का अनुभव करना उसका उद्दीपन होता है। विद्यापति का प्रकृति वर्णन अधिकतर उद्दीपन रूप में हुआ है, परंतु कवि प्रतिभा प्रकृति के रूप को देखकर मुग्ध होकर भी वर्णन करती है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि विद्यापति की पदावली में प्रकृति 3 रूपों में दिखाई पड़ती है। एक तो वह शुद्ध और नैसर्गिक रूप में है, दूसरा आलंबन के रूप में और तीसरा उद्दीपन के रूप में। इनमें से तीसरे रूप में प्रकृति का वर्णन बहुत हुआ है। संयोग श्रृंगार वर्णन में प्रकृति का षड ऋतु रूप में वर्णन हुआ है, तो वियोग श्रृंगार के संदर्भ में 12 मासा शैली में।
विद्यापति का प्रकृति प्रेम साफ दिखाई देता है, क्योंकि साहित्यिक परंपराओं में उनकी एक नई शैली जो है उनकी कुशलता का परिचय देती है और उसका काफ़ी उपयोग भी होता रहा है। उदाहरण के स्वरूप उद्दीपन विभाव के रूप में पावस ऋतु का वर्णन देखें। सखी है हमरा का दुख नहीं और ई भर भादर माह भादर सुनि मंदिर मोर झंपी घन गर्जंती संतत भुवन भरी वरसंतिया केत पाहुन काम दारुन सघन खरसर हंतिया पुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया दादुर डाक डाहक कटि जाय न छातिया तिमिर दिग भरी घोर जामिन आथिर पुचुरी की पातिया विद्यापति कह कैसे गमाओ हरि बिन दिन रातिया। इसमें पावस का संगोपांग रूप सामने आया है। बादलों का घिरना, घुमरना, गरजना, धार बरसना, बिजली चमकना, मेढक बोलना, सघन अंधकार छा जाना आदि विरह की अवस्था को असहनीय बनाते हैं। विद्यापति के काव्य की जो तीसरी विशेषता है और मुख्य जो विशेषता है वह है श्रृंगार रस का बहुत अच्छे से वर्णन करना। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का रूप वर्णन अत्यंत मधुर बन पड़ा है। विद्यापति वय संधि के वर्णन में अत्यंत पारंगत हैं। नायिका के शारीरिक और मानसिक परिदर्शन का आनंद इस पद में स्पष्ट है। विद्यापति कहते हैं, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धूलितन भरई, खने खने दसन दशा छुटहास, खने खने अधर सामे बहुवास, चौक चलय खने खन चलो मंद, मन मथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आचर दय खने होए भोर। सदस्नाता वर्णन इन शब्दों में देखिए। कामिनी करे सनाने हेरित हृदय गए पचवाने, चिकुर जरे जलधारा, जनिमुख शशि डर रोय अंधियारा इत्यादि। प्रेम का वर्णन करते हुए विद्यापति लिखते हैं, सखी की पुछसी अनुभव मोर, सेहो पीड़ित अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयनन तिरपित भेल, सेहो मधु बोल श्रवणहि सोनल, श्रुति पथ परस न भेल। वह संधि का वर्णन बहुत ही अच्छे से करते हैं विद्यापति। शैशव और यौवन के मिलन को उन्होंने लिखा है, शैशव यौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरणीय चांद करे प्रगास। वह संधि की चेष्टाओं का भी वर्णन करते हुए विद्यापति किशोरी के मन की चंचलता और क्रियाकलाप का वर्णन इस प्रकार करते हैं, कहते हैं, शैशव जोवन दर्शन भेला, दुईदल बलहि दद पुरी गेला, कबहु बांधुए कच कबहु बिथार, कबहु झाँपय अंग कबहु उघार, थिर नयान अधीर किछु भेला, उरज उदय थल लालिम देल, चपल चरण चित चंचल मान, जागल मन सिज मुदित नयान। विद्यापति के काव्य में रूप माधुरी का सुंदर वर्णन है। कहते हैं, जहाँ जहाँ पदयुग धरई, तहाँ तहाँ सरोरुह भरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहाँ तहाँ बिजुरी तरंग, जहाँ जहाँ नयन विकास, तहाँ तहाँ कमल प्रकाश। जहाँ रूप का वस्तुनिष्ठ वर्णन दिखता है, आलम्बन का वर्णन, वहाँ शुद्ध सौंदर्य चेतना, किंतु अनेक स्थानों में रूप वर्णन कामुक और वासना से प्रभावित है। ऐसे में आलम्बन भी उद्दीपन
बन जाते हैं और अलंकारिकता स्वतः आ जाती है। जैसे नीचे के उदाहरण को देखिए, राधा के घने केश उरोजों पर फैले हैं, उनसे हार भी उलझ गया है, अतएव हार के मोती सुमेरु पर्वत पर चंद्रविहीन ताराओं की भांति दिखाई देते हैं। यहाँ शारीरिक सौंदर्य का कामोद्दीपक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विद्यापति कहते हैं, उच्च जुग परसी चिकुर फुनि परसल, ता अरु झाइल हारा, जनि सुमेरु ऊपर मिली उगल, चंद्र विहीन सब तारा। कवि की दृष्टि प्रायः नायिका के कुचों पर आ जाती है, वह वासनात्मक है। यहाँ नायिका का सौंदर्य आलम्बन न रहकर उद्दीपन विभाव बन जाता है। ते भे बेकत पयोधर शोभ, कनक कमल हेरी काहि न लोभ, आध लुकाइल आध उदास, कुछ कुंभे कही गेल आपन हा आस। श्री राधा के अपरूप रूप सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन वराही मर्मस्पर्शी जान पड़ता है। विद्यापति लिखते हैं, ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनई मानवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांद कमाला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेढ़ली बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चली जता, शाखा शिखर सुधा कर पाती, लाही नव पल्लव अरुणक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर किरधरि करु वास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपेली झापल मोर। दो कमल जैसे चरण, चंद्र पंक्ति सी नखों की ज्योति, नव यौवन से दीप्त श्याम शरीर, नव पल्लव की लालिमा युक्त हथेलियां, बिंबा फल जैसे अधरोष्ठ, स्थिर शुक सी नासिका, चंचल खंजन जैसे नेत्र, घने काले केश, उस पर मोर पंख, कौन नायिका इस रूप से मुग्ध नहीं होती। विद्यापति का वाह्य वर्णन बेमिसाल है। वे कुशल चित्रकार हैं, पर वे सूक्ष्म मनोभावों और मनोदशा को देख सकने में असमर्थ रहे हैं। विलास का वर्णन उन्हें रुचिकर लगता है, इसलिए रविंद्रनाथ ने कहा है उनके लिए, विद्यापति की राधा प्रेम की अपेक्षा विलास में अधिक है, उसमें गंभीरता का अटल स्थैर्य नहीं है। विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं में विरह वर्णन एक बेहतरीन रूप से उभर कर सामने आता है। विद्यापति के विरह वर्णन में अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्मता और मानसिक अवस्था के चित्र मिलते हैं। यहाँ भी अनेक पद काम पीड़ा के बाह्य वर्णन में लगाए गए हैं। विरह के बाद मिलन की संभावना से आनंद और उल्लास काफ़ी बढ़ जाता है और विद्यापति इसे उकेरित कर लिखते हैं कि कहब रे सखी आनंद मोर, चिर दिन माधव मंदिर मोर, दारुण वसंत जता दुख देल, हरि मुख हेरत सब सुख पेल। लेकिन विरह की अवस्था में तल्लीनता भी इस पद में मिलती है। अनुखन माधव माधव रटैत, राधा भेल मधाही। और यह एक अद्भुत तल्लीनता पैदा करती है। राधा और कृष्ण एक दूसरे में मग्न हैं और विरह वेदना बढ़ जाती है। राधा सैया जब पुनते ही माधव, माधव सैया जब राधा, दारुण प्रेम तब ही नहीं टूटत, बाढ़त विरहक बाधा। एक और सुंदर वर्णन निम्न पंक्तियां देखकर समझ सकते हैं हम। माधव अप सब तुहर सिनेह, अपने विरहे अपन तनु, जर्जर जिबैते भेल संदेह, भोरही सहचरी कातर दिठी हेरु, छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटैत, आधा आधा वाणी। अंत में यह कहा जा सकता है कि विद्यापति
प्रेम, सौंदर्य, संयोग और वियोग के वर्णन में बड़े कुशल कवि हैं। उनका जीवन दरबारी था। आश्रयदाता के मनोरंजन, विलास आदि के संवर्धन के लिए उन्होंने बहुत से पद लिखे। विलासी मानसिकता के कारण बाह्य जगत का स्थूल वर्णन स्वाभाविक था, पर हार्दिकता तो प्रेम का लक्षण है, वह भी बराबर झांकता है। इसलिए परवर्ती श्रृंगार काव्य पर विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। भक्ति काल में सूक्ष्मता है तो रीतिकाल में स्थूलता अधिक दिखाई पड़ती है। तो ये हमारा विद्यापति से संबंधित काव्यगत विशेषता पर हमारी चर्चा रही। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभ्यास से संबंधित प्रश्न है, जैसे विद्यापति के जीवन चरित्र का वर्णन करें। विद्यापति को कवि के संस्कार कहाँ से मिले? विद्यापति के पांडित्य और कवित्व की झांकी प्रस्तुत कीजिए। पदावली का क्या महत्व है, समझाइए। पदावली के मुख्य वर्ण विषय पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं हमें। विद्यापति की भक्ति की विशेषताएं बताइए। विद्यापति श्रृंगार वर्णन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। विद्यापति के प्रकृति वर्णन का वैशिष्ट्य प्रतिपादित कीजिए। विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं को उदाहरण परिचय दीजिए। विद्यापति श्रृंगार वर्णन के अप्रतिम कवि हैं, सिद्ध कीजिए। श्रृंगार रस का परिपाक विद्यापति की पदावली में कैसे हुआ, समझाइए। रूप वर्णन में विद्यापति का मन विशेष रूप से रमा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। श्रृंगार का महत्व विरह वर्णन है, प्रमाणित कीजिए। बारहमासा क्या है, विद्यापति की विलक्षणताओं का सम्यक परिचय दीजिए। विरह की विभिन्न काम दशाओं का समावेश पदावली में कैसे हुआ है, इसे समझाइए। इन सब प्रश्नों के आलोक में विद्यापति को समझा जा सकता है और विद्यापति से संबंधित सभी विषय वस्तुओं को हम उनकी पदावली में देख सकते हैं और उनके द्वारा जो संबंधित रचनाएं हैं उसको अगर पढ़ें तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। नमस्कार।